नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार के एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि वहां पर सरकार किसकी बनने जा रही है और उस सरकार का स्वरूप भी क्या होगा। ये भी चूंकि महागठबंधन है और उसमें जिस तरह के घटक हैं उससे कुछ अपेक्षाएं हैं और कुछ एक संकेत भी मिलते हैं। उसमें वामपंथी दल भी शामिल हैं और उनकी एक भूमिका सरकार बनाने में दूसरी तरह की रहती है। ये हम यूपीए के पहले कार्यकाल में देख चुके हैं। तो आज हमारे साथ सीपीआई के बहुत ही वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे, हालांकि अंतिम नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन चूंकि मोटे तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, तो महागठबंधन सरकार में लेफ्ट की भूमिका क्या होगी, वो क्या एजेंडा देखते हैं इस सरकार का और कितनी उम्मीद पाले हुए हैं कि ये सरकार बिहार को एक नए रास्ते पर ले जाएगी। अतुल कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मुकेश जी धन्यवाद, नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार। एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न पर आपने आज मुझसे ये वार्ता की शुरुआत की है और इस पर कहने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि पूरे के पूरे बिहार के चुनाव में बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि तथाकथित नेशनल मीडिया ने वामपंथ का जिक्र ही नहीं किया। एक टेलीविजन के चैनल में, एक अखबार के चैनल में, एक अखबार की तस्वीरों के चैनल में कोई जिक्र नहीं। जिनका कहीं अता पता नहीं, उनकी तस्वीरें हर वक्त छाप रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ, सुशील मोदी जी के साथ और दूसरे तमाम नेताओं के साथ। लेकिन वामपंथ के किसी नेता की तस्वीर छापना तो बहुत दूर की बात, उनका रेफरेंस, उनका नाम लेना भी मुश्किल कर दिया कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये दिखलाता है कि इस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली वित्तीय संस्थाओं का दबाव और प्रभाव और देश के अंदर जो भारत का मीडिया, जो मीडिया है, इसके ऊपर धन पशुओं का कब्जा हो गया है। एक एक धन पशु जो है 70 चैनल का मालिक हो गया है और वो धन पशु लूट रहे हैं। वो कल दुनिया अपने हाथ में रखने का ख्वाब देख रहे हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में की बात वो करते थे, और वो अब सारी राजनीति को अपने हिसाब में कर रहे हैं, बाजार को अपने हिसाब में रख रहे हैं और अब तरंगों पर उनका कब्जा, समुंदर पर उसका कब्जा और अब वो मीडिया पर कब्जा, मन और मस्तिष्क को अपने हाथ में काबू करना चाहते हैं। ये तो सोशल मीडिया और आप लोगों का कमाल है तो कुछ दूसरी पक्ष की धारा की बात भी आ रही है। मैं ये कह सकता हूं कि बिहार का चुनाव एक दिशा संकेत है आने वाले कल के परिवर्तन का। ये जो 6 साल भारत के अंदर धर्म के नाम पर, नए सपनों का भारत बनाने के नाम पर, रोजगार के नाम पर, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा इसका दबाव, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल काम, और क्या क्या नहीं बटोरा गया कि हम एक नए राम राज्य के अंदर पदार्पण कर चुके हैं। उसके बाद का ये चुनाव है। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली में शिकस्त हुई थी। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता और जातिवादी गठजोड़ का और देश के पूंजीपतियों का साथ लेकर के ये जो नया गठजोड़ बना था, जो बेशर्म गठजोड़ था, जो भारत के संविधान के खिलाफ का गठजोड़ था, ये बेशर्म शब्द को असंसदीय मत कहिएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था भारत का विपक्ष बेशर्म है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि बेशर्म हम नहीं हैं, जो वादा करके पीछे हटते हैं लोकतंत्र में वो बेशर्म होते हैं। और सबसे ज्यादा बेशर्मी तब होती है जब संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है। इसलिए ये नया चुनाव था, दिल्ली का चुनाव था और उसके बाद झारखंड का चुनाव हुआ और बिहार का चुनाव हुआ। अतुल जी, मैं ये सवाल कर रहा हूं, आपने बहुत सारी आपत्तियां उठाई, मीडिया पर आक्षेप किए, बहुत सही है, उसमें किसी को कोई मतभेद हो ही नहीं सकता जिस तरह की मीडिया की भूमिका रही है। लेकिन बिहार में लेफ्ट की ताकतें बिल्कुल हाशिए पर चली गई हैं, इसलिए उनको कई बार वो लोग जो आपके लेफ्ट से सिंपैथी रखते हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रकृति भी हो सकती है मीडिया में काम करने वालों की। एक संगठित होता है, पूर्व नियोजित होता है और एक स्वाभाविक तौर पर भी आपको अनदेखा करने की प्रवृत्ति मीडिया में आ जाती, क्योंकि आप वहां की राजनीति में उस तरह से हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं रह गए। तो ये क्या लेफ्ट की वापसी होगी इस चुनाव में?
मुकेश जी, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हम एक बड़ी शक्ति है। हमने 28 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को दिल्ली के गांधी मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, एक आदमी, एक टेलीविजन चैनल ने उसको नहीं दिखाया, किसी एक ने नहीं दिखाया। हो सकता है उनका हमारे साथ, क्योंकि हम खुलेआम इस देश के अंदर जो एकाधिकार पूंजीपति हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। और अब लोकतंत्र में जो तथाकथित निष्पक्षता की बात की जाती है, पक्षधरता ही जब निष्पक्षता का नाम ले ले, उसका स्वरूप ले ले, तब हमें कोई परेशानी नहीं है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि अगर वामपंथ नहीं होता, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, तो 4 महीने में परिवर्तन नहीं होते। ये वैचारिक आधार और लोगों में विश्वास दिया हमने, और जब जब हमने लोगों को विश्वास दिया, जिस खेमे में, जिस मोर्चे में ये लाल झंडे के लोग रहते हैं, गरीब गुरबा को विश्वास होता है कि ये सरकार में रहेंगे नहीं या बाहर रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और आपने खुद कहा कि यूपीए 1 में हमने क्या कर दिखाया। ये राइट टू इंफॉर्मेशन कहां से आया? ये राइट टू एजुकेशन कहां से आया? ये लोगों को, भूखे लोगों को खाने का अधिकार कहां से आया? ये सब तो हमारी ही देन है ना। लड़ गए और इसलिए यूपीए 1 जीता। और जब हम यूपीए 1 से अलग हटे तो यूपीए 1 कहां पहुंच गया और कांग्रेस पार्टी आज कहां पहुंच गई है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यूपीए के उस प्रोग्राम में को बनाने में मैं भी शामिल था। 7 ड्राफ्ट बने थे और 7 ड्राफ्ट के बाद वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था मुकेश जी, और तब उस पर कार्रवाई हुई थी यूपीए फर्स्ट के अंदर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक परिवर्तन हुआ है। 15 साल की बात कही गई लालू जी की, लोगों ने खत्म कर दी 15 साल। बीजेपी की और नीतीश कुमार के राज की बात हुई, और यह भी कहा गया कि महिलाओं को क्या अधिकार मिले और क्या नहीं मिले। अगर आप देखिए 2015 के चुनाव के परिणामों को, मतदाताओं को, जब लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी एक साथ लड़ रही थी, नीतीश जी सुशासन बाबू के रूप में थे, तब भी लगभग 60% के करीब महिला मतदाताओं ने वोट किया था। 59-60। इस बार भी 59-60 हुआ, और लोकसभा में भी 59-60% था। और पुरुषों का मतदान 2015 के विधानसभा के चुनाव में भी लगभग 53-54% था। 2020 में भी वही रहा, और लोकसभा के चुनाव 2019 में भी वही रहा। ये नए नए प्रकार के विकल्प बनाने से और प्रकल्प बनाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये सच है, आप ही लोग पहले सिखाते थे कि सरकार में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, और जब एंटी इनकम्बेंसी सरकार जो रहती है उसके खिलाफ जब विरोध की जनता के स्वर होते हैं तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन बिहार के चुनाव में मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा, वही रहा 54%, 53%, 52%। हाँ, आखिरी वाले तीसरे चुनाव में जरूर बढ़ गया 57% तक, लेकिन वो अभिव्यक्ति थी क्या? नहीं। महिलाओं ने अगर वोट दिया सुशासन के नाम पर, वो मालूम पड़ेगा वही एनडीए और बीजेपी के लोग। लेकिन एक बात सच है कि कैसी लड़ाई थी पटना के अंदर। मैं जब गया था पहले दौर में तो देख रहा था नीतीश जी और मोदी जी के एक साथ फोटो थी। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। क्या वाम की वापसी हो रही है? क्योंकि आप रैली में तो आपके लोग आते हैं, लाखों की रैली आप करते हैं, लेकिन जब चुनावी राजनीति की बात आती है, जब संसदीय राजनीति की बात आती है, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस राजनीति में वाम दल हाशिए पर चले गए हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, बिहार में जहां आपकी इतनी मजबूत जमीन होती थी, वहां भी आप कमजोर पड़ते चले गए। तो क्या ये चुनाव आपको वापस ला रहा है? हम इस चुनाव के बाद से बिहार में चाहेंगे कि जो महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसमें वामपंथ की पार्टियों ने जो अपना कार्यक्रम दिया है, और जो राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यक्रम दिया है, और जो कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम दिया है, उन तीनों के अंदर एक समन्वयकारी नीति के तहत हमको समय काल अवधि को बांट करके उसे पूरा करने का काम करना चाहिए। अच्छा लगा सुनकर कि तेजस्वी जी ने कहा कि हम पहला दस्तखत करेंगे कि 10 लाख नौकरियों का, कैबिनेट के फैसले का। अच्छी बात है, दस्तखत कीजिए। ये क्या है? पीने का पानी नहीं है, कहीं खाने का सामान नहीं है, पूरी संचार व्यवस्था ठप पड़ी है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अधिकारी काम नहीं करते, स्कूल में अध्यापक जाते नहीं, पढ़ाई ठप है। ये सब काम करने होंगे
और वामपंथी दल ईमानदारी के साथ इस प्रकल्प को, इस मोर्चे को, इस महागठबंधन को अपना समर्थन देगा, अपना कार्यक्रम दे के साथ जुटेगा। उसे जमीनी स्तर पर क्या था, ये अगर कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ता ना होते ना तो ये मामला हवा हवाई हो जाता। सैद्धांतिक आधार के साथ सांगठनिक आधार हमने दिए, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में और कहां थे वो पार्टियां, कहां जनसंघर्ष हुए। मैं ज्यादा किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उन सब ने एक विश्वास पैदा किया। और मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल पर सभी लोगों ने विश्वास किया। और हम बड़ी विश्वास के साथ, मैं अपनी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा, मैं वामपंथ की सभी पार्टियों की तरफ से मुकेश जी आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम ईमानदारी से इस सरकार को, उसके कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्राण प्रण से जुटेंगे। और जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे लोग जुट करके इस सरकार को आगे बढ़ाने और इसको उपलब्धियों से भरा सरकार बनाने के लिए पूर्ण ताकत लगाएंगे। अतुल जी, ये सबसे बड़ी चुनौती अभी ये मानी जा रही है कि चूंकि आरजेडी पर एक बैगेज लदा हुआ है जंगल राज का, तथाकथित जंगल राज का, तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि वो उस बैगेज को कैसे हटाएंगे, वो जो दाग लगा हुआ आरजेडी पर कैसे उसको मिटाएंगे, कैसे वो ये आश्वस्त करेंगे कि बिहार में वो लालू राज के दिनों का जो कानून व्यवस्था है वो वापस लौट कर नहीं आएगी। इसमें लेफ्ट की भूमिका किस तरह से होगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया मुकेश जी आपने। वो बैगेज छोड़ दीजिए, अब बात हो 15 साल की। इन 15 साल में सुशासन के नाम पर सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ अत्याचार किसी एक शहर में हुआ तो पटना शहर में। सबसे ज्यादा हत्याएं अगर हुई तो पटना में हुई। और बाढ़ में सरकार कैसे पंगु हो गई तो सारे देश ने देखा कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी अपना सामान लेके सड़क पर पड़े थे, कोई आदमी उनके साथ नहीं था, कोई आदमी उनका सामान लादने वाला। सरकार का महकमा सब फेल था। और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की स्थिति क्या है जरा मुझे बताइए ना। अपने राज्यों, आपका क्या स्थिति है गुजरात में? ये गुजरात मॉडल फेल हो गया। गुजरात के 72% स्कूलों में मास्टर नहीं है, 56% अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। बिहार में कैसे कंट्रोल करेंगे लॉ एंड ऑर्डर? आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त है कि नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने एक दूसरा जंगल राज स्थापित कर दिया था। लेकिन अब आप कैसे उस दाग को आरजेडी धोएगी, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को उसने टिकट दिए हैं, वो चुनाव लड़के जीत कर भी आएंगे, उनके अपने एजेंडे हैं, दबाव हैं। तो ऐसे में लेफ्ट की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती कि वो कैसे कंट्रोल करेगा। मुकेश जी, बहुत सही आपने कहा। जब जिस देश का प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में कह रहा था कि 50,000 करोड़ दूं बिहार को, 60,000 दूं, 80,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, 1,40,000 करोड़, जब प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे, उसी की पार्टी की सरकार चले। एक खाली नीतीश को जिम्मेदारी मत बांटिए। सारे महत्वपूर्ण विभाग भारतीय जनता पार्टी के बिहार में थे, उसकी सरकार के पास, उनकी जिम्मेदारी भी है, उन्होंने भी झूठ बोला। जब सरकार का जलाल ही खत्म हो गया, प्रधानमंत्री की बात झूठी साबित हुई, तो सरकार का जलाल कैसे चलेगा? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ खत्म हो गया। जब मुजफ्फरपुर के अंदर संवासनी गृह में जो मंत्री जिम्मेदार थे उसको आपने टिकट दे दिया। पिछली सरकार जा रही है, अब आपसे पूछा जा रहा है आप क्या करेंगे? वो जा रहे हैं तो अभी हम आ रहे हैं। ये गठबंधन आ रहा है। अभी तो समय भी निर्धारित नहीं हुआ और अभी शपथ भी नहीं हुई, अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन नामकरण संस्कार करने की अभी आवश्यकता नहीं है। हम लेकिन आपको पूरी आजादी होगी इस सरकार की ऊपर निगाह रखिए। और हम वामपंथी दलों की तरफ से कहना चाहते हैं, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, हमारा एक निगाह खेत पर होगी, एक निगाह बिहार के स्कूल कॉलेज पर होगी, एक निगाह हमारी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर होगी, और सबसे जरूरी पीने के जल की व्यवस्था के ऊपर होगी। रोजगार के अवसर खोलने की है। एक कारखाना बिहार में नहीं है जिसमें 20 आदमी भी काम करते हो, किसी चिमनी से धुआं नहीं निकलता। ये 15 साल की कहानी है। तो जंगल राज
तो क्या ये समझ रहे मोदी जी का ये मंगल राज है क्या? ये अमंगल राज है। दिल्ली में भी और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नारों में उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन मैं तो कहता हूं कि बहस करिए ना, कहां चला है? बीजेपी के लोगों से बात कीजिए ना, बहस कीजिए ना। आखिर में आपने जात का भी कार्ड खेल दिया बिहार के चुनाव में, और आखिर में आपने ये भी कह दिया कि मेरा आखिरी चुनाव। तो जो आप जो सवाल उठा रहे हैं, इन सवाल पर हमारी निगाह है, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। और आप जिस तरह का एक संवाद देश में चला रहे हैं, आपके इस संवाद श्रेणी को और इस संवाद श्रृंखला को और आपके साथियों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि कम से कम राजनीतिक मानसिक समझदारी और ऊर्जा, उसके अंदर कुछ विषयों पर आप चर्चा कर रहे हैं। वरना कहां है इस देश के अंदर? सिर्फ बहस ये हो रही है कि कौन सा मंदिर, कौन सा मस्जिद, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कहां कौन क्या बात होगी? भारत में कभी ऐसा हुआ कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जाके दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर के वहां प्रचार करें? मोदी जी ने जाके ट्रंप के लिए ह्यूस्टन में प्रचार किया और हार के चले आए वहां। वो ट्रंप की हार नहीं है, ये मोदी सरकार की हार है, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी की सरकार। पूरा आपकी पार्टी के लोग जगह जगह पूजन हवन कर रहे हैं ट्रंप की जीत के लिए। ये तरीका है? ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप हमारी आलोचना कीजिए मुकेश जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारी जहां कमजोरी हो हमें इंगित कीजिए। जनता के हम पहरेदार हैं, लेकिन हम वो पहरेदार ट्विटर वाले पहरेदार नहीं हैं। हम होश के साथ, जोश के साथ नए भारत को बनाने के लिए गरीब गुरबा की, हाशिए पे पड़े हुए लोगों की और देश के संविधान की हिफाजत के लिए जहां आप हमारी कमजोरी देखते हो, बताइएगा, हम डट जाएंगे, हम डट जाएंगे उस पर। अंतिम सवाल है अतुल जी, अंतिम सवाल है कि इस सरकार में आपकी भागीदारी कैसी होगी? आप सरकार के हिस्सेदार होंगे या बाहर से केवल समर्थन देने का काम करेंगे? कुछ तय किया है आपकी पार्टी ने कि वो भी जब रिजल्ट आ जाएंगे तभी तय किया जाएगा? हमने अभी कोई तय नहीं किया, रिजल्ट की प्रतीक्षा है। एक बड़े हिस्से का यह कहना है कि बाहर से नहीं करिए। आप याद करिए कि यूपी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता, इस देश के वामपंथी आंदोलन के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े संसद विज्ञ, जिनसे पार्लियामेंट सुनती थी और जमाना खामोश होता था, बोलते तो पिन फेंक दो पार्लियामेंट में, आप तो देखे हैं रह करके वहां। इंद्रजीत गुप्ता देश के गृह मंत्री थे और यह प्रचार हो रहा था कि जम्मू कश्मीर पर फौज ने हमला कर दिया है, फौज का राज है। चतुरानंद मिश्रा जी देश के कृषि मंत्री बने, आजादी के बाद पहली बार 95 रुपए क्विंटल गेहूं और धान का दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ये जो आज जिसकी लड़ाई हो रही किसान क्रेडिट कार्ड, ये चलते चलते अतुल कुमार अंजान और चतुरानंद मिश्रा की देन है जो क्रेडिट कार्ड आया, किसान क्रेडिट कार्ड। तो हमारा काम बहुत साफ है, ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, निगाह हमारी साफ रहेगी। और सरकार में गए तो ये सरकार लाजवाब सरकार होगी अगर सब अपने अपनी नीतियों पर डटकर काम करें, जो घोषणा पत्र उन्होंने जनता में वितरित किया है, क्योंकि जनता का विश्वास मिला है। कल मालूम पड़ेगा वो विश्वास की मात्रा क्या है, उसकी प्रतिशत क्या है। उसके चेहरे तो कुछ होंगे, चेहरे तो होंगे कुछ। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा चेहरा झूठा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और रिजल्ट आ जाएंगे तो हम आपसे फिर बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट की पूरी भूमिका क्या होगी, क्योंकि बिहार निश्चित रूप से बहुत ही गर्त में चला गया और उसको उबारने के लिए बिल्कुल भगीरथ प्रयासों की जरूरत है, संगठित प्रयासों की जरूरत है। और अगर जनता वहां आप पर इतना विश्वास कर रही है पूरे महागठबंधन पर, तो ये एक और दबाव है, आकांक्षाओं का दबाव, और उसमें अगर परफॉर्मेंस ना हुआ तो दूसरी पार्टियों के साथ साथ लेफ्ट से भी निराशा बढ़ेगी लोगों की। तो उम्मीद है कि आप इस मामले में जाहिर है कि चौकन्ने होंगे और हम इस पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।